बारिश का मौसम आते ही खतरा मंडराने लगता है गंभीर बीमारियों का, जिसमें डेंगू सबसे ज्यादा घातक है। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का बैक टू नेचर में और मैं आपके साथ रूपाली। इस कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। दर्शकों, नेशनल सेंटर ऑफ बोन डिजीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2022 में डेंगू के 63,280 केसेस दर्ज किए गए थे। आखिर क्या है डेंगू? डेंगू के सिम्टम्स क्या हैं और ये किस तरह से होता है? क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से इसे ठीक किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल सहजानंद वेलनेस के ऋषिकेश के सीईओ डॉक्टर विनोद कश्यप जी। तो चलिए सर का कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। सर, बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद जी, नमस्कार सर। आज हम बात कर रहे हैं डेंगू के बारे में। बारिश के मौसम में डेंगू, ये शब्द हर किसी को डराता है। डेंगू किस प्रकार होता है, ये जानना चाहूंगा। देखिए, डेंगू बहुत ही खतरनाक बीमारी है और ये एक मच्छर होता है जिसे बोलते हैं एडिस इजिप्ट मच्छर। इसके काटने के कारण होता है। ये मच्छर जब संक्रमित मरीज को काटता है, उसके बाद जब दूसरे को काटता है तो ये बीमारी आगे फैलती है और इसके फैलने के कारण रोगी में चांसेस होते हैं, यदि उसकी इम्यूनिटी अच्छी है तो जल्दी ठीक होगा। अदरवाइज ये 7 से 10 दिन का समय लगता है इसको ठीक होने के अंदर। जी, तो सर जैसे कि आपने बताया कि संक्रमित व्यक्ति से अगर जो मच्छर काटा जाए तो ये यानी कि हम ये माने कि ये कम्युनिकेबल डिजीज है? नहीं, कम्युनिकल ऐसे नहीं है। कम्युनिकल कैसे कि मच्छर यदि काटता है तो जो पेशेंट ऑलरेडी डेंगू से पीड़ित है उसे काटेगा, फिर दूसरे को काटेगा तो फैलेगा। ये व्यक्ति से व्यक्ति को नहीं फैलता, मच्छर के काटने से फैलता है। यदि मच्छर को हम कंट्रोल करें, यानी मच्छर जहाँ हो वहाँ पे उसकी कंट्रोलिंग की जाए और हम लोग उसका ढंग से पूरा कंट्रोलिंग करें तो हम इससे बच सकते हैं। जी, तो जैसे कि सर ने बताया कि ये भी मलेरिया के मच्छर की तरह कम्युनिकेबल नहीं है, मच्छर के काटने से ही ये बीमारी हो सकती है। मच्छर काटने। जी सर, मैं जानना चाहूंगी कि आमतौर पर बारिश का मौसम होता है, बाहर पानी जमा होता है जिसके कारण मच्छर वहां पर उपजते हैं। मैं जानना चाहूंगी जैसे व्यक्ति अपने घरों में किस तरह से मच्छर से दूर रहे और साफ सफाई का ख्याल रखे। देखिए, ये बीमारी आमतौर पर बरसात के मौसम में होती है। बरसात के खत्म होने के बाद भी रहती है, क्योंकि मच्छर जो एक बार पनप गया तो वो कहीं ना कहीं छुप के रहता है और सुबह और शाम के समय काटता है। तो हमें जब भी हम घर में रहें या बाहर जाएं तो हमें अपने कपड़े जो पहने वो पूरे बाजू के पहनने चाहिए। हमारा कोई शरीर का हिस्सा खुला नहीं रहना चाहिए। जो हिस्सा खुला रहेगा तब मच्छर वहीं काटेगा और हम उससे संक्रमित हो सकते हैं। तो बचने का उपाय ये है कि हम मच्छरों से बचने के लिए अपने कपड़े पूरे पहने और आसपास मच्छर है तो वहाँ पे ऐसे कुछ दवा का छिड़काव करें ताकि मच्छर समाप्त हो। यदि हम रूम में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, तो हम जो भी प्राकृतिक वस्तुओं से बने हुए जो अगरबत्तियाँ आती हैं उसका यूज करें तो हम काफ़ी हद तक मच्छरों से दूर बच सकते हैं। इसके साथ साथ गाय के गोबर से बने हुए उपले का यदि धुआं करें हम, उससे भी मच्छर काफ़ी हद तक भाग जाते हैं और मर जाते हैं। तो हमें गाय के उपले उसका धुआं करना चाहिए मच्छरों को भगाने के लिए। जी, तो सर जैसे कि हमने जाना कि किस तरह मच्छर होते हैं, कॉजेज हमने जान लिए, बारिश के मौसम में ही पनपते हैं। मैं जानना चाहूंगी अगर कोई व्यक्ति इससे संक्रमण हो जाता है तो उसे कैसे पता चलेगा कि उसे किस तरह के वो सिम्टम्स आएंगे जो उसे पता चलेगा कि वो डेंगू से संक्रमित है? डेंगू के जो लक्षण हैं वो आमतौर पे हमें लगता है जैसे वायरल फीवर है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें हमें बिल्कुल अलग तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। बुखार बहुत हाई ग्रेड होता है, यानी 103 104 बुखार होगा। उसके साथ में उसके पूरी बॉडी में दर्द होगा, यानी इसे बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार। जो जॉइंट्स हैं उसके, वो सब जॉइंट्स में उसको दर्द होगा, हाथ में, पैरों में, सिर में भयंकर दर्द होगा। उसको उल्टी का मन भी करेगा, पेट में दर्द भी होगा उसके। और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ी पहचान है इसकी, जो आपको पता लगेगा कि ये जो बुखार है ये कौन सा है। वो पहचान है शरीर पे रैशेस होना, यानी लाल रंग के दाने होना, चकत्ते होना। ये बहुत बड़ी पहचान है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये हमारा जो पेशेंट है, जो हमारा जानकार है, इसको बुखार कौन सा है, डेंगू है या कौन दूसरा है।
यदि ऐसा होता है तो हमें डॉक्टर्स को दिखा के इसका टेस्ट कराना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि टेस्ट से पता लगता है कि वो ब्लड टेस्ट से पता लगेगा कि बुखार डेंगू है या नहीं। और साथ में प्लेटलेट्स काउंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें डेंगू में बहुत तेज़ी से प्लेटलेट्स डाउन होते हैं, जिससे पेशेंट की मौत हो सकती है। तो प्लेटलेट काउंट होना ज़रूरी है। और साथ साथ यदि हमें लगा कि दाने भी निकल आए, पेशेंट को डेंगू भी हो गया, इसमें जो खतरा है, सबसे बड़ा खतरा होता है पेशेंट से मुंह से यानी मसूड़ों से या किसी पार्ट से ब्लीडिंग का होना, इसे बोलते हैं हेमरेजिक डेंगू। ये खतरनाक है। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आप समझ लीजिए कि पेशेंट हाई रिस्क पर है, उसको कहीं अच्छी हॉस्पिटल में एडमिट कराना जरूरी होता है ताकि उसकी जान बच सके। जी, तो सर जैसे आपने डेंगू के खतरनाक होने के बारे में भी बताया, मैं जानना चाहूँगी अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो वो और कितना घातक हो सकता है, इसके और क्या क्या जो है प्रभाव पड़ते हैं? नहीं, घातक तो है ही वो, क्योंकि अगर डेंगू हो गया, क्योंकि 7 से 10 दिन में डेंगू ठीक हो जाता है यदि डेंगू नॉर्मल है। यदि वो हेमरेजिक हो गया, ब्लीडिंग हो गई, तो फिर वो खतरनाक है, उसमें फिर हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। अदरवाइज तो घर में जो उपाय हैं उससे हम ठीक कर सकते हैं पेशेंट को। जी सर, हम बात कर रहे हैं नेचुरोपैथी के बारे में। नेचुरोपैथी के माध्यम से किस तरह हम डेंगू को ठीक कर सकते हैं, ये जानना चाहूँगी। नेचुरोपैथी में इसको ठीक करने के कुछ अच्छे उपाय हैं। वो हैं कि हमारा जो कुछ प्राकृतिक जो जड़ी बूटियाँ जिसे हम बोलते हैं, जिसे हमें आसपास दिखाई देते हैं, जैसे गिलोय सबसे श्रेष्ठ है इसके लिए। यदि डेंगू होता है शुरुआत में, तो गिलोय की जो डंडी को काट कर बॉयल करके उसका पानी दिन में कई बार पिलाएं तो ठीक होता है। इसके साथ साथ पपीते के पत्ते का रस पिलाते हैं हम लोग, और इस पपीते के पत्ते के रस से जो प्लेटलेट काउंट्स डाउन हो गए वो भी ठीक होना बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात है, पपीता भी खिलाया जाता है पेशेंट को। यदि हम पपीता खिलाएंगे तो भी उससे उसका डेंगू ठीक होगा, प्लेटलेट काउंट बढ़ेंगे। चौथा है इसमें तुलसी के पत्ते और उसका बना हुआ काढ़ा हम पिलाएं पेशेंट को, ये भी बहुत लाभदायक होता है। और एक बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसे बोलते हैं चिरायता अक्सर पंसारी के यहाँ मिल जाता है। उसको बॉईल करके 1 चम्मच थोड़ा सा बॉईल करके पिलाएं दिन में 2-3 बार, उससे भी डेंगू को ठीक करने में बहुत अच्छी सहायता मिलती है। ये कुछ साधारण उपाय जो हम अपने घर में आसानी से कर सकते हैं। लेकिन बुखार का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। यदि बुखार बढ़ता है तो माथे पे या शरीर पे ठंडे पानी का स्पंजिंग यानी पट्टी माथे पे रखें और पूरी बॉडी को स्पंज करें, क्योंकि बुखार ज़्यादा बढ़ना ठीक नहीं है। बुखार को कंट्रोल करना जरूरी होता है, ये हम कर सकते हैं। इसके साथ में एक और उपाय कर सकते हैं, कच्ची हल्दी। आपने देखा होगा, जैसे हल्दी, एक तो सूखी हल्दी आती है, एक पाउडर वाली हल्दी आती है, एक होती है कच्ची हल्दी जो देखने में लगती है जैसे अदरक जैसी लगती है। उसको काट के भी खिला सकते हैं, अपने पेशेंट को खिला सकते हैं या बॉईल करके उसका पानी दे सकते हैं। तो ये भी डेंगू को ठीक करने के लिए बहुत लाभदायक होता है। जी, तो सर जैसे कि आपने हमें पहले बताया कि डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती हैं, तो हम क्या खान पान लें जिससे हमारी प्लेटलेट्स जो हैं वो नियमित रहें? डेंगू के समय यदि प्लेटलेट डाउन होते हैं तो उस समय कीवी, एक फल आता है कीवी का सेवन करें। दूसरा, पपीते के पत्ते का रस, और तीसरा पपीता। ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम ले सकते हैं। और हमने बहुत जगह देखा है कि बकरी का दूध इसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। यदि अवेलेबल हो, यदि मिल जाता है तो बकरी का दूध भी पेशेंट को लगभग आधा कप सुबह और शाम दें, तो उससे भी आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जी, तो सर जैसे हमने खान पान के बारे में बात की, फल फ्रूट में आपने हमें कीवी बताया, क्या और भी ऐसे फल हैं जिनको खान पान में इस्तेमाल किया जा सकता है? यदि हमें पता लगता है कि पेशेंट हमारा डेंगू से पीड़ित है, इसको डेंगू हो गया है, तो सबसे पहले हमें पेशेंट का जो सॉलिड फूड है उसे बंद करना चाहिए। अनाज में जैसे गेहूं है, चावल है, ये सब बंद करना चाहिए, दालें बंद करना चाहिए। हमें देना क्या है पेशेंट को? हमें देना है उनको सब्जियों का सूप, फ्रेश जूस और मौसम के फल। ख़ास तौर पे जैसे मैंने बताया, पपीता है, मौसमी है, संतरा है, सेब है, कीवी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, कीवी बहुत जल्दी ठीक करती है उसको।
और जो भी मौसम के फल उस समय आए वो आप उसको खिला सकते हैं। केला नहीं देना, आम नहीं देना, ये दो फ्रूट छोड़ के आप बाकी फल दे सकते हैं। पेशेंट को हम जूस पर, सूप पर और फल पे जितना रखेंगे उतनी जल्दी आप देखेंगे पेशेंट के जो तकलीफ को ठीक होना और फास्ट रिकवरी होती है। क्योंकि जैसे आप उसका पेशेंट का अनाज बंद करते हैं तो हमारी जो बॉडी है नेचुरल तरीके से उसको रिकवरी करना शुरू करती है। इसलिए अनाज को पूरी तरह बंद करना चाहिए, चाहे डेंगू बुखार है, कोई भी बुखार हो। आप देखना किसी भी बुखार में यदि आप पेशेंट को अनाज बंद करते हैं तो पेशेंट जल्दी रिकवरी करता है। ये हमारा प्रैक्टिकल अनुभव है, हमने बहुत से पेशेंट पे इसका प्रयोग किया हुआ है। सर, जैसे कि आपने बताया कि अनाज को बंद करना है, तो मैं जानना चाहूँगी क्या फल फ्रूट पर रहकर ही इससे ठीक किया हो जा सकता है? बहुत जल्दी रिकवरी मिलती है, विदिन 2-3 दिन के अंदर ही आप देखेंगे। यदि देखिए मैंने पहले बताया हेमरेजिक डेंगू है, यानी ब्लीडिंग कैसे हो रही है, मसूड़ों से हो रही है या रेक्टम से हो रही है, उस केस में, या वोमिटिंग में कहीं ब्लड आया है, उस केस में तो हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है। अदरवाइज डेंगू जो मैंने उपाय बताए आपको उनसे ठीक हो सकते हैं। साथ में हम जो फल और सब्जियों का सूप देंगे, फल खिलाएंगे, सब्जियों का सूप पिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, तो बहुत फास्ट रिकवरी देखी गई है डेंगू के अंदर। जी, तो जिस तरह से अगर किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो उसमें फल फ्रूट कितने महत्वपूर्ण है ये हम जान रहे हैं, और साथ ही साथ इसमें ये ध्यान में रखना है कि केले और आम जैसे जो फल हैं उनको नहीं देना है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि अगर किसी व्यक्ति को, जैसे आपने कहा कि इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए, तो एक व्यक्ति अपना इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रांग कर सकता है कि उसको इस तरीके की बीमारियाँ उतना इफेक्ट ना करें? होता क्या है कि जब मच्छर काटता है ना एक परिवार में मान लीजिए 5 लोग हैं या 6 लोग हैं या 4 लोग हैं, तो आप देखते हैं किसी एक को या 2 को ही डेंगू हुआ है ना, बाकी लोगों को नहीं होता। इसका कारण क्या है कि जिनको हुआ है उनकी जो इम्यूनिटी है बहुत कमज़ोर है, और इम्यूनिटी वीक होने के बहुत सारे कारण हैं। वो कारण है कि व्यक्ति का रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, खान पान का जो खाना चाहिए वो ढंग से नहीं खाना, मतलब जो मौसम के फल हैं, सब्जियां हैं, अनाज जो हमें खाना चाहिए वो नहीं खाना, रेगुलर एक्सरसाइज ना करना, ये बहुत बड़ा कारण है। और आज के समय में हम देखते हैं कि लोगों ने धूप में जाना बंद कर दिया, यानी सनबाथ हमें लगभग ख़त्म सा हो गया है। लोग धूप में जाने से बचते हैं, जबकि धूप यानी सन बहुत बड़ा सोर्स है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। यदि हम रेगुलर 15 से 20 मिनट, आधे घंटा धूप में बैठते हैं तो आप देखते हैं कि आपके बहुत से रोग वो ठीक होना शुरू होती हैं, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, आप जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये हमारा आजमाया हुआ है कि हमने बहुत से रोगियों पर इसका प्रयोग भी किया है कि जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, वीक है, यदि वो रेगुलर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा धूप लेते हैं समयानुसार, यदि बहुत तेज़ गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह जब सूर्य निकलता है उस समय धूप लीजिए। यदि सर्दी है तो दिन में धूप लीजिए, लेकिन धूप किसी न किसी बहाने जरूर लीजिए। धूप और ताज़ी हवा, अभी ताज़ी हवा मिलना बंद हो गया है, सभी लोग कमरों में या ऑफिस में बंद रहते हैं, फ्रेश एयर नहीं मिलती, शहरों में सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन सुबह के समय फ्रेश एयर हमें मिलती है, हम किसी न किसी बहाने से अर्ली मॉर्निंग निकले, यदि सूर्योदय से पहले निकले, सनराइज से पहले हम बाहर निकलते हैं तो हमें फ्रेश एयर मिलती है, और हम उस फ्रेश एयर में बैठकर यदि प्राणायाम ढंग से करते हैं तो आपको ऑक्सीजन मैक्सिमम मिलती है, आपकी लंग्स पावर बढ़ती है और आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसलिए धूप और ऑक्सीजन सुबह जरूर लेना चाहिए। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि हमें धूप कितनी ज़्यादा ज़रूरी है और हमें फ्रेश एयर कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, मैं जानना चाहूँगी जिस तरह आपने योगा के बारे में बात की, इम्यूनिटी में योगा का बहुत महत्वपूर्ण है, कौन कौन से आसन ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखने के लिए? ऐसा बताया गया कि सब आसनों को राजा बोलता है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार यदि हम अपनी क्षमता के अनुसार, यदि जिसकी क्षमता अच्छी है वो अगर यदि 13 सूर्य नमस्कार करता है या 12 सूर्य नमस्कार करता है तो उसकी बॉडी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग रहती है, वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते। उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या है, पेट संबंधी, कमर संबंधी, दर्द, नींद, बीपी, ये सब चीज़ ठीक होती है केवल सूर्य नमस्कार करने से। तो ये लगता है कि आप सूर्य नमस्कार नहीं कर सकते, तो बहुत सिंपल आसन है, वो है ताड़ासन। ताड़ासन है, वज्रासन है, भुजंगासन है और सलभासन है, नौकासन है, त्रिकोणासन है। ऐसे
लगभग 8-10 आसन है, उसको आप नियमित करते हैं तो भी आप स्ट्रॉन्ग, मजबूत और स्वस्थ रह सकते हैं। तो सर, जैसे आपने डेंगू के बारे में बताया कि कितना हमारी इम्यूनिटी पर, प्लेटलेट्स पर असर करता है, मैं जानना चाहूँगी क्या डेंगू की वजह से पेशेंट जो है, मरीज जो है, क्या उसके मेंटल हेल्थ पर भी कोई प्रभाव पड़ता है? बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि वो जो पीरियड होता है जिसमें, क्योंकि डेंगू में सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जोड़ों में होता है। हमारे जो जॉइंट्स हैं, चाहे वो कमर है, हाथ हैं, कंधे हैं, घुटने हैं, पंजे हैं, ये बहुत बुरी तरह से दुखते हैं और उसका प्रभाव पेशेंट के ठीक होने के बाद भी रहता है और उसको वो मानसिक रूप से बहुत कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि चलने फिरने में असमर्थ होता है, उसको हर चीज़ के लिए किसी दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। तो डेंगू केवल बुखार नहीं है, वो शरीर के साथ साथ हमारे मन और मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। इसलिए उससे बचने का उपाय केवल एक ही है कि हम मच्छरों से बचें। यदि ऐसा होता है, यदि हम डेंगू से पीड़ित हो गए हैं, तो अपने लिए जो हमने उपाय बताए हैं, जिसमें गिलोय और चिरायता, हल्दी, इसका सेवन करें, तुलसी का सेवन करें। बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि हम स्वस्थ रहते हुए भी इन चीज़ों का सेवन करें, तो हमें ये सब समस्याएं नहीं आ सकती। नियमित रूप से व्यायाम करें और प्राणायाम का अभ्यास नियमित रूप से करें, तो ये सब समस्याएं नहीं आ सकती। जी, तो सर, जैसे आपने बताया, जब किसी व्यक्ति को डेंगू हो जाता है तो वो बिल्कुल किसी पर निर्भर हो जाता है, जो उसकी मेंटल हेल्थ पर प्रभाव डालता है। मैं जानना चाहूँगी, मेंटल हेल्थ को ठीक रखने के लिए ध्यान कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, शरीर के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मन को ठीक करने का केवल एक ही उपाय है, केवल एक ही इलाज है, वो है ध्यान, यानी मेडिटेशन। मेडिटेशन के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। आप जो आपको सुविधाजनक रहे उस प्रकार में आप ध्यान कीजिए। समय जैसा लगे, सुबह कीजिए, दिन में कीजिए, रात में कीजिए, लेकिन ध्यान अवश्य कीजिए। ध्यान आपके मन को मजबूत करता है। यदि आपका मन मजबूत है तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो मन को मजबूत करने के लिए ध्यान से बड़ा कोई उपाय नहीं है, कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है। और सबसे बेस्ट रहता है योग निद्रा। यदि समय लगे तो योग निद्रा का अभ्यास कीजिए। वो पूरी बॉडी का आपकी जर्नी होती है और आपके हर अंग प्रत्यंग आपका ठीक होता है। इसलिए ध्यान का अभ्यास नितांत आवश्यक है। हर रोग में, हर परिस्थिति में आपको मन से और शरीर से स्वस्थ बनाता है केवल और केवल ध्यान। बिल्कुल, तो जिस तरह सर ने कहा कि ध्यान बेहद महत्वपूर्ण है और कोई भी बीमारी हो उसमें ध्यान सबसे ज़्यादा जो है वो लाभदायक होता है, क्योंकि हर बीमारी आपके मस्तिष्क पर काफ़ी असर डालती है, आपको स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों में भी डाल सकती है। तो इसीलिए ध्यान बेहद महत्वपूर्ण है। हम PSSM के माध्यम से यही आप सभी से बोलते हैं कि किस तरह जितनी आपकी उम्र है, कम से कम उतने मिनट का ध्यान तो आप कर सकते हैं। तो सर, मैं जानना चाहूँगी, जैसे हम डेंगू के बारे में बात कर रहे हैं, प्लेटलेट्स एक व्यक्ति की कम हो जाती हैं। वही सवाल है, जैसे कि खान पान में आपने बताया कि हमें जूसेस लेने चाहिए, लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो मार्केट में जूसेस हैं, अक्सर लोग उन्हीं पर जाते हैं। वो जूस लेना क्या वो भी लाभदायक है? क्योंकि उसमें कहा जाता है काफ़ी केमिकल्स होते हैं, काफ़ी मतलब उतना पौष्टिक नहीं होता। तो नेचुरल जूस लेना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? जूस का जो मतलब है वो है केवल फ्रेश जूस। फ्रेश फ्रूट आप मार्केट से लीजिए, उसका जूस निकालिए। या फिर यदि आप घर पे सुविधा नहीं निकालने की, तो आप जूस की जो शॉप है वहाँ से फ्रूट का जूस, फ्रेश जूस लीजिए। डिब्बा बंद जूस नहीं है, उसमें बहुत बड़ी मात्रा में शुगर होती है, यानी हाई लेवल शुगर होती है, जो आपको नुकसान करता है, बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। फायदा नहीं करते जूस, केवल उसमें स्वाद होता है, बाकी सब उसमें जो कंटेंट्स होते हैं वो नेचुरल नहीं होते। तो डिब्बा बंद पैक्ड जूस जो है वो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक नहीं है। जूस माने गए हैं केवल और केवल फ्रेश फ्रूट से निकला हुआ जूस, वही जूस माना गया है। तो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं डेंगू के बारे में, किसी व्यक्ति को अगर डेंगू जैसी बीमारी हो जाती है तो वो कैसे उससे अपने आप को निजात दिला सकता है? मैं जानना चाहूँगी कि प्रिवेंशन में हम और क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं? प्रिवेंशन में सबसे बड़ी बात है कि जो कारण है वो कारण है केवल डेंगू के मच्छर द्वारा हमें काटना या हमारे परिवार में किसी को काटना। तो मच्छर ही इसका सबसे बड़ा कारण है। उससे प्रिवेंशन यानी बचने का उपाय केवल यही है कि हम आसपास मच्छर को होने ना दें। या कहीं जैसे बरसात के समय या बरसात के बाद हम देखते हैं कि हमारे आसपास कोई ऐसे बर्तन या टूटे हुए कुछ टायर या पुराने टायर या कुछ बर्तन पड़े होते हैं जिसमें पानी
इकट्ठा हो जाता है, उस चीज़ को हम पानी उसको खाली कर दें, यानी पलट दें, ताकि पानी उसमें इकट्ठा ना हो पाए। और अपने जो हमारे घर हैं उसमें ऐसे दरवाजे रहें जिसमें जाली लगी रहे, ताकि हवा भी क्रॉस करते रहे और मच्छर वहाँ एंटर ना कर पाए। और उसके अलावा जो प्रयोग करने की चीज़ें हैं बचने के लिए हैं, वो है कि मच्छर को किसी भी रूप में, मच्छर आपके पास वहाँ होने ना पाए, उससे हटाने के लिए जो उपाय हैं उसमें आपका, जैसे बताया मैंने, गाय के उपले का धुआं करना, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। हम चाहें तो अपने, जिस समय बरसात का मौसम है, बरसात चल रही है, बरसात हो चुकी है, उस समय यदि हम यज्ञ का, प्रतिदिन यज्ञ, नियमित यज्ञ करें, ये बहुत बड़ी मात्रा में ना करें, कुछ छोटी मात्रा में करें, तो यज्ञ में जो औषधियाँ पड़ती हैं वो भी हमें उस वायरस और मच्छरों से छुटकारा दिलाती हैं। तो हमें यज्ञ का प्रयोग करना चाहिए। लगता है हम प्रतिदिन नहीं कर सकते, सप्ताह में एक बार अवश्य करना चाहिए, सामूहिक रूप से करें, ताकि उसमें जो औषधियाँ पड़ें, उसमें जो पदार्थ पड़ें, वो एंटीवायरस होते हैं और उसके कारण भी हम मच्छरों से बहुत हद तक बच सकते हैं। और हम लोगों के परिवार की इम्यूनिटी भी स्ट्रांग बन जाती है जब हम यज्ञ में डाली औषधि का किसी भी रूप में ग्रहण करते हैं, चाहे वो श्वास द्वारा या घर का वातावरण भी शुद्ध होता है और हम स्वस्थ रह सकते हैं उससे। जी बिल्कुल सर, आपने हमारे साथ शेयर किया कि किस तरह प्रिवेंशन कर सकते हैं और गाय का जो काउ डंक होता है वो कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सर, डेंगू से बचने के लिए हमारे को ये जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमण हो जाता है तो नेचुरोपैथी के माध्यम से उसका किस तरह इलाज किया जा सकता है। अगर कोई व्यक्ति डेंगू से संक्रमण हो जाता है तो उसमें खान पान का ध्यान देना है, सीजनल फ्रूट्स को जो है वो इस्तेमाल करना है, और अगर किसी व्यक्ति को इस बीमारी से बचना है तो उसमें प्रिवेंशन कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें प्रिवेंशन करनी है, अपने घर में पानी इकट्ठा नहीं होने देना है, साथ ही साथ हमें धूप और काउ डंक का इस्तेमाल करना है। हवन हम साप्ताहिक रूप से कर सकते हैं और इसी तरह हम नेचुरोपैथी के माध्यम से इस जैसी बीमारी से बच सकते हैं। इस कार्यक्रम के लिए इतना ही। बने रहिए बैक टू नेचर के साथ ही दर्शकों, अगर आप हमारा ये कार्यक्रम टीवी पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भी जरूर फॉलो कीजिए। नमस्कार।